जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का हमारा 10वां लेसन चल रहा था मार्क्सवाद में इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो से आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इसकी आलोचना होती है। उसके बाद में अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे। अलगाव का सिद्धांत पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट है जैसे पूंजीवाद का विश्लेषण है और राज्य और शासन संबंधी विचारों को किस प्रकार से इसके जो फायदे हैं और कैसे इसकी आलोचना होती है। मार्क्सवादी कार्यक्रम कौन से हैं और राजनीतिक चिंतन में मार्क्स का क्या योगदान रहा, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले मैंने एक पार्ट और अपलोड कर दिया मार्क्स का ही। तो मार्क्सवाद का क्या था, उसमें हमने मार्क्सवाद का जीवन परिचय उस पार्ट में पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और मार्क्स के दर्शन के स्रोत कौन कौन से थे और कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख पुस्तकें थी जैसे कि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द सिविल वार। ये जो पुस्तकें थी, जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तकें हमने पहले पार्ट में पढ़ी। कार्ल मार्क्स की रचनाएं जो ये थे, इनसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन से थे, इनके बारे में पढ़ा और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं के बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया। तो दोनों पार्ट आप जरूर देखें। वो नहीं देखा है तो कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो अब ऐतिहासिक भौतिकवाद ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्रदान है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत हमने पढ़ा, इसका ये पूरक सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के ये अन्य नाम है। मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक तत्वों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए इसकी 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक तत्वों के प्रभाव को, देखो आर्थिक तत्वों के आधार पर उन्होंने 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया। कौन कौन सी? पहली आदिम अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवादी अवस्था। अब इन अवस्थाओं को थोड़ा समझते हैं हम, क्या क्या ये हैं कि आदिम अवस्था मतलब ये आदि मानव के टाइम की अवस्था थी। इसमें कोई भी वर्ग और कोई भी राज्य नहीं होता था। ये आदि मानव के समय की अवस्था थी और इनमें निजी संपत्ति का अभाव था। आदि मानव का क्या था, आपको पता है कि वो संपत्ति इकट्ठी नहीं करते थे, ज़्यादा काम दाम वो नहीं करते थे। जानवरों की खाल वो शरीर पर पत्ते वगैरह उनका वो शरीर ढक लेते थे, जानवरों को खाते थे। निजी संपत्ति से उनको कोई लेना देना नहीं होता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिम साम्यवादी अवस्था भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में दास अवस्था की अगर बात करें, ये दास अवस्था क्या होती है, तो इस दास अवस्था में आदि मानव था वो क्या थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया और इसमें मनुष्य कृषि और पशुपालन सीख गया। इसमें व्यक्ति क्या थे, कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें दो वर्ग का उदय हुआ, 2 वर्ग इसमें बन गया। एक था शोषक वर्ग और दूसरा कौन सा था, शोषित वर्ग। ठीक है दोस्तों, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग था वो ये स्वामी वर्ग था, इसके पास संपत्ति का एकाधिकार था, इसके पास ये संपत्ति ज़्यादा थी। और जो शोषित वर्ग था जिनका शोषण होता था उसे कहा जाता था दास वर्ग। तो इसलिए इस अवस्था को दास अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में सामंती अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें कृषि और पशुपालन होना शुरू हो गया था और सामंती जो अवस्था थी इसमें उद्योगों का विकास हुआ। कृषि और पशुपालन काफ़ी संख्या में बढ़ गए थे, उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए इसे सामंती
और इसमें दो वर्ग का उदय होता है, एक सामंती वर्ग, कौन सा, एक सामंती वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। दोस्तों किसान वर्ग या कृषक वर्ग, तो हर अवस्था में दो वर्गों का उदय हो रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार। तो सामंती अवस्था में सामंत और कृषक वर्ग का उदय होता है, इसमें भी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। पूंजीवादी अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा कौन सा हो गया, श्रमिक वर्ग। एक वर्ग वो था जिसके पास काफ़ी पूंजी थी, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगवाता था, और दूसरा वो था जो शारीरिक श्रम करता था, श्रमिक था, वो अपनी मेहनत करता था। तो इस प्रकार से इसमें भी दो वर्ग बन गए। उसके बाद में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रांति होती है, क्योंकि ये दो वर्ग हमेशा बनते आ रहे थे। जैसे कि इसमें आदिम में आदि समाज था, आदि मानव था। दास में हमने पढ़ा शोषक और शोषित वर्ग, स्वामी या दास। सामंती में हमने क्या पढ़ा था कि सामंत और कृषक दो वर्ग का उदय होता है। और पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय हो जाता है। लेकिन सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद में क्या होता है कि इसमें सर्वहारा वर्ग का शासन होता है। किस प्रकार से कि यहाँ क्या होता है, क्रांति होती है। जो ये पूंजीपति लोग थे, श्रमिक वर्ग थे, पूंजीपतियों की संख्या कम थी, आपको पता है, श्रमिक लोगों की संख्या ज़्यादा थी। क्रांति होती है, ये पूंजीपति लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, और फिर ये जो वर्ग उत्पन्न होता है, दूसरा वर्ग हमेशा जो शोषित वर्ग रहा है, उसे ही सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद नाम दिया गया। और इस समय क्या होता है कि साम्यवादी जो अवस्था थी, यहाँ ध्यान दें, यहाँ इस अवस्था में आते आते पूंजीवाद का अंत हो जाता है। ये कल्पना की जा रही है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कल्पना की जा रही है कि ये दो दो वर्ग चल रहे थे, सर्वहारा वर्ग में क्रांति होगी और यहाँ अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ इसका अंत माना गया है, और एक वर्ग विहीन अवस्था राज्य विहीन माना जाता है। तो यहाँ इनका कहना है कि पूंजीवादी वर्ग का अंत हो जाता है, तो कोई भी दो वर्ग नहीं बनेंगे, तो एक वर्ग विहीन राज्य का या वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज का इसमें उदय होता है। ये साम्यवादी अवस्था थी। उसके बाद में मार्क्स के अनुसार समाज के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक आधार और दूसरा अधिरचना। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था व प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहा जाता है। ये मैंने बताया कि जिस पर अर्थव्यवस्था या प्रणाली या पेशों पर जिसका नियंत्रण होता था, जिसके पास ज़्यादा होते थे, वो शोषक वर्ग होता था। और जो वर्ग शोषक वर्ग के अधीन कार्य करता था उसे शोषित वर्ग कहा जाता है। शोषक वर्ग पेशे वाला हो गया और इसके अंडर में जो काम करते थे वो शोषित वर्ग हो गया। ये बात इसमें बताई गई है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना, जो इसने ये आर्थिक व्याख्या की है दोस्तों, तो इसकी आलोचना भी हुई है। किस प्रकार से, देखो कि मार्क्स द्वारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना भी की गई है। वो कैसे की गई है कि आर्थिक तत्व पर अधिक व अनावश्यक बल दिया गया। कई तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, राजनीतिक तत्व होते हैं, लेकिन इसने तो आर्थिक तत्व को महत्व दिया है, बाकी तत्वों को महत्व ही नहीं दिया कार्ल मार्क्स ने। तो इसकी आलोचना की गई। फिर आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं के लिए वहाँ की राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक, ये सभी घटनाएं देखनी होती हैं, लेकिन इसने तो आर्थिक का ही आधार माना, तो ये संभव नहीं है। फिर इतिहास निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा। देखो इतिहास का जब भी निर्धारण किया जाता है तो संयोग भी एक चीज़ होती है। हम कहते हैं कि ये संयोग से हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, तो इस संयोग का तो इसने उपेक्षा कर दी। मानवीय इतिहास के कार्यक्रमों का निर्धारण संभव नहीं है, तो आर्थिक आधार पर यह संभव नहीं है। फिर राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। इसने तो आर्थिक को महत्वपूर्ण माना, तो राजनीतिक सत्ता का जो आधार है वो आर्थिक सत्ता नहीं है। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक सत्ता द्वारा बदला जा सकता है, ये इसकी आलोचना है। इतिहास की धारणा का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। तो इसने ये कह दिया कि लास्ट में राज्य विहीन समाज बन जाएगा, तो इतिहास में ऐसी धारणा मुमकिन नहीं है। फिर यहाँ जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसे थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। उसकी एक पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें उसने ये सिद्धांत दिया वर्ग संघर्ष का। और ये वर्ग संघर्ष जो मैंने बताया है
वो है एक तरफ शोषक वर्ग, दूसरी तरफ शोषित वर्ग, इन दोनों में जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा है यही वर्ग संघर्ष है। तो इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग के मध्य आपसी हितों को लेकर उत्पन्न संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। अब देखो कि एक तरफ पूंजीपति थे, एक तरफ श्रमिक लोग थे। पूंजीपति है वो ज़्यादा धन कमाना चाहते थे, इनसे ज़्यादा मेहनत करवाकर इनको कम पैसे देना चाहते थे। दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग था वो अपनी मेहनत के एवज में इनसे पैसा लेना चाहते थे। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया और ये ही वर्ग संघर्ष कहलाता है। कि मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग के मध्य आपसी हितों को लेकर उत्पन्न संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। और मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अब तक के समाज के संपूर्ण इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा। हमने जो इतिहास पढ़ा था समाज का, उसमें आदिम अवस्था में दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवादी अवस्था, इसमें जो अवस्था बताए थे उनमें क्या कहा कि इनमें दो वर्ग बनते आ रहे हैं और आपस में इनमें संघर्ष है और यही वर्ग संघर्ष है। वर्ग का अर्थ क्या है यहाँ कि मार्क्स की दृष्टि से जिस समूह के आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। आर्थिक हित तो हमने पढ़ा कि पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग, इनके आर्थिक हित होते हैं, दोनों पैसे कमाना चाहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं, जैसे श्रमिक, पूंजीपति आदि। और संघर्ष क्या हो गया, इसका व्यापक अर्थ होता है, देखो संघर्ष का तो आपको मतलब भी पता है, संघर्ष क्या होता है, स्ट्रगल करना, असंतोष हो जाना, रोष होना, असहयोग की भावना, ये क्या है, संघर्ष है। तो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग या शोषित वर्ग में जो संघर्ष उत्पन्न होता है, जो असंतोष उत्पन्न होता है, वही क्या है, वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष की आलोचना की अगर हम बात करें तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। यहाँ उन्होंने ये बताया कि समाज में संघर्ष है वो व्याप्त चला आ रहा है, ये कर रहे हैं, शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग है, दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया कि समाज में संघर्ष के साथ में सहयोग भी होता है और सामाजिक जीवन का मूल तत्व ही सहयोग है, संघर्ष नहीं। इस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है। समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते, मध्यम वर्ग भी होता है। आपने देखा होगा कि इसने तो दो वर्ग बता दिया कि एक वर्ग ये था जिसके पास काफ़ी पैसे हैं, एक वर्ग वो है जो अपनी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता को भी पूर्ति नहीं कर पाता। लेकिन एक वर्ग वो भी है जिसमें क्या है कि न तो ज़्यादा पैसे हैं और ना ही गरीब है, मतलब इससे तो गरीब है और इससे अमीर है, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। लेकिन ये मध्यम वर्ग कहीं पर भी इसने इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक वर्ग में उसने अंतर नहीं बताया। उसने तो आर्थिक वर्ग को महत्व दे दिया, सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग में अंतर नहीं किया। और एकांकी व दोषपूर्ण सिद्धांत है ये एक पक्ष इसका दिखाया गया है, ये दोषपूर्ण सिद्धांत है। क्रांति श्रमिक वर्ग की अपेक्षा पूंजीपति वर्ग में संभव है। तो यहाँ ये कहते हैं कि श्रमिक वर्ग क्रांति करता है, ये बेचारा क्या क्रांति करेगा और इसमें किस प्रकार से ये सही तरीके से उसको निभा पाएगा। तो पूंजीपति वर्ग है वो ज़्यादा क्रांति करते हैं और समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसी बात नहीं है। फिर जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि एक रिकार्डो का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था दोस्तों? रिकार्डो का सिद्धांत था श्रम व मूल्य का सिद्धांत। किसका? रिकार्डो का सिद्धांत श्रम व मूल्य का सिद्धांत। और इसमें इस सिद्धांत से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक थी दास कैपिटल, उस दास कैपिटल में उसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को दिया। और देखो एक बात रिकार्डो ने कही थी कि किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर लगने वाले श्रम से निर्धारित किया जाना चाहिए, कि वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए। तो रिकार्डो ने इससे पहले ये बात बताई थी कि वस्तु को जो भी लागत कितनी है, कितना उस पर खर्चा आया है, कितना उस पर श्रमिक खर्चा हुआ है, सभी खर्चा निकालने के बाद उसकी कीमत है वो निर्धारित करनी चाहिए, ये बात रिकार्डो ने कही थी। और इस सिद्धांत को लेकर ही रिकार्डो के जो श्रम और मूल्य का सिद्धांत था, इस सिद्धांत को लेकर ही कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। दोस्तों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है?
तो इसे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर है अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, इसे थोड़ा सा समझें कि उपयोगिता मूल्य या उपयोग मूल्य ये कौन सा मूल्य होता है। ये वह मूल्य होता है कि वस्तु की आवश्यकता और वह उपयोग मूल्य कितना सामान उस पर लगा है। देखो इसमें ये वस्तु यहाँ तैयार हो रही है तो इस पर कितना मूल्य लगा है, कितना इस पर टोटल खर्चा हो गया, ये तो हो गया उसका उपयोग या उपयोगिता मूल्य। फिर विनिमय मूल्य, विनिमय मूल्य दोस्तों वो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि बाजार में ये कितने में बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो आपके उपयोगिता मूल्य ये हुआ कि वस्तु जब पूरी तैयार होती है तो कितनी इस पर लागत होती है। ठीक है, और विनिमय मूल्य का मतलब ये हुआ कि बाजार में कितने में बेची जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा ना वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक वर्ग का अधिकार मानता है, लेकिन पूंजीपति वर्ग इस मूल्य पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। थोड़ा सा इसे समझ सकते हो आप कि आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो। जैसे उपयोगिता मूल्य कहने का मतलब है किसी वस्तु का विनिमय मूल्य 100 रुपया है, बाजार में वस्तु है वो 100 रुपये में बिक रही है। ठीक है दोस्तों, अब उस वस्तु को बनाने में देखो उपयोगी मूल्य ये है कि उस वस्तु को बनाने में 40 रुपये लगे। ठीक है, 40 रुपये लगे और उसके बाद में मतलब 40 रुपये की इस पर सामग्री लगती है, फिर उसमें जो मजदूरों का खर्चा है वो 30 रुपये होता है। ठीक है, समझ गए आप। टोटल हो गए 70 रुपये। 70 रुपये की जो वस्तु है वो बाजार में बिक रही है 100 रुपये में। ठीक है, तो मतलब कि 100 रुपये में ये बेच रहा है, 70 की इसकी लागत हुई, तो 100 में से 70 हमने निकाल दिया, टोटल बचे 30। ठीक है, ये जो 30 रुपये बचे यही अतिरिक्त मूल्य है, एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि 70 की वस्तु है और 100 रुपये में बेची जा रही है, तो ये क्या है, ये 30 रुपये यही अतिरिक्त मूल्य है। अब ये 30 रुपये क्या करते हैं कि पूंजीपति लोग हड़प लेते हैं और मजदूरों को कुछ नहीं मिलता, तो इसके एवज में क्या कहते हैं ये कार्ल मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक वर्ग का अधिकार मानता है। ये जो 30 रुपये हैं इनका मानना है कि श्रमिक को मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति वर्ग है इस मूल्य पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। अब इसकी आलोचना अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की अगर हम बात करें तो आलोचना क्या है कि श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है, कि अगर हम किसी चीज़ को उत्पादित करते हैं तो सिर्फ मेहनत से नहीं होती है, उसमें मशीनें भी लगती है, पूंजी भी लगती है, और इसमें मौलिकता का अभाव है। मौलिकता का अभाव इस प्रकार से है कि ये ऐसा सिद्धांत तो पहले रिकार्डो ने दे दिया था, ये तो मौलिक सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत में विरोधाभास से युक्त है, कई विरोधाभास इसमें आपने देखे होंगे कि जो 30 रुपये थे या अतिरिक्त मूल्य था, इनका मानना था कि श्रमिक को मिलने चाहिए, लेकिन पूंजीपति लोग भी ऐसे थोड़ी ना, वो भी उसमें दिमाग लगाते हैं, अपनी मशीनें लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो ये विरोधाभास से युक्त हो गया। इसमें पूंजी लागत मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है, तो इसमें तो मजदूरों की जो मेहनत है, शारीरिक मेहनत है, उसको बताया गया है, मानसिक रूप से उस पर कितना माइंड लगा है इस पर ध्यान नहीं दिया गया, कितनी पूंजी लगी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में अलगाव का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अलगाव का सिद्धांत, इसे युवा मार्क्सवाद या तरुण मार्क्सवाद भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखने हैं। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद के कारण मनुष्य अलगाव का शिकार हो गया, पूंजीवाद के कारण। मार्क्स के अनुसार ये अलगाव 4 प्रकार से देखा जा सकता है, ये पॉइंट आप थोड़े से ध्यान में रख लेना। उत्पादन प्रणाली से अलगाव, पर्यावरण से अलगाव, साथियों से अलगाव और समय से अलगाव। उसके बाद में पूंजीवाद का विश्लेषण और उसके भविष्य से संबंधित धारणा की अगर हम बात करें कि पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन करता है। सभी को पता है कि पूंजीवाद लोग पूंजी लाभ के लिए लगाते हैं। इसमें परस्पर 2 विरोधी वर्गों का हित पाया जाता है, 2 विरोधी वर्गों का हित, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग का इसमें हित पाया जाता है। पूंजीपतियों की पूंजी में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिससे अति उत्पादन संकट उत्पन्न हो जाता है। जो पूंजीपति लोग हैं वो ज़्यादातर, जो अमीर हैं वो और अमीर होते रहते हैं, गरीब वो और गरीब होते रहते हैं। बाद में पूंजीपतियों के प्रतियोगिता तत्व का अंत हो जाता है, पूंजीवाद की समाप्ति हो जाती है। ये कार्ल मार्क्स ने बताया था कि लास्ट में अधिनायकवाद वाला जो सिस्टम आता है पूंजीवाद का, इसमें अंत हो जाता है। राज्य व शासन संबंधी विचारों की आलोचना, तो आलोचना किस प्रकार से आप करोगे कि राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है।
वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है, जो सर्वहारा के कल्याण हेतु कार्य करता है। राज्य अस्थायी नहीं है वरन स्थायी संस्था है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। फिर लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवाद की धारणाओं की अगर हम बात करें कि मार्क्स लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद इन तीनों को शोषित वर्ग के शोषण का साधन मानता है। इनका मानना है कि शोषित वर्ग है उसका शोषण होता है किससे? लोकतंत्र से, धर्म से, राष्ट्रवाद से। धर्म को अफीम की संज्ञा दी है इसने, क्योंकि इसके अनुसार ये धर्म श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार मजदूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए वह एक संपूर्ण विश्व के मजदूरों को एक होने का संदेश देता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। उनका मानना है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, किसी भी देश के हैं उनका शोषण हो रहा है तो वह सभी एकजुट हो जाओ। मार्क्स राष्ट्रवाद की अवधारणा के भी व्यर्थ बताता है। फिर मार्क्सवादी कार्यक्रम, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कार्यक्रम के 3 चरण हैं। कौन कौन से? एक पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति क्रांति की गई, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की इसमें स्थापना की गई और राज्य विहीन, वर्ग विहीन, साम्यवादी समाज की स्थापना की गई, ये की जानी चाहिए। ये इसके कार्यक्रम थे। पर इसकी आलोचना जस्ट एक तरफ गुण होते हैं तो दूसरी तरफ अवगुण भी होते हैं। आलोचना हो जाती है कि हिंसा और क्रांति को इसमें प्रोत्साहन बढ़ावा दिया गया है, पूंजीपतियों में संघर्ष नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु इसमें माना गया है। अधिनायकवाद का इसमें समर्थन किया गया है। राज्य के विलुप्त होने की धारणा काल्पनिक है कि राज्य विलुप्त हो जाएगा, यह धारणा तो बिल्कुल काल्पनिक है। राज्यों को शोषण का यंत्र मानना अनुचित है कि राज्य शोषण नहीं करता है। राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का योगदान किस प्रकार से रहता है कि राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद के योगदान को हम अगर लिखित जो पॉइंट दिए गए उनसे हम समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद विभिन्न विचारधाराओं का आधार है। इनमें उदारवाद को चुनौती प्रस्तुत की गई है। मार्क्सवाद एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके कारण है श्रमिक वर्ग में जागृति आई है। मार्क्सवाद के कारण श्रमिक वर्ग में जागृति आई है, आपको पता है। व्यवहारिक योजना है, उदारवाद को ये चुनौती देता है। मार्क्स ने समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया और निष्कर्ष अगर हम निकालें मार्क्सवाद का तो क्या रहा कि मार्क्सवाद द्वारा समाजवाद लाने का एक ठोस तथा सुसंगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इनमें निम्न में से एक नई हलचल पैदा हो गई और मार्क्स के विचारों को आधार बनाकर माओ त्से-तुंग ने चीन में क्रांति के माध्यम से 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना की और मार्क्सवाद के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। दोस्तों, इस प्रकार से 2 पार्टों के माध्यम से कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद के बारे में हमने पढ़ा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।